प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। इस अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन में आज हम बात करेंगे अंकेक्षण के, और अंकेक्षण में हम बात करेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभों की। अंकेक्षण कार्यक्रम के क्या क्या लाभ हैं और अंकेक्षण कार्यक्रम से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभों की। किसी भी संस्था का अंकेक्षण शुरू करने से पहले अंकेक्षक को अपने कार्य की एक योजना या रूपरेखा बनानी पड़ती है। ये योजना उसे इस प्रकार बनानी पड़ती है कि जिससे कर्मचारियों में उनकी योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन किया जा सके और उनका प्रत्येक कर्मचारी का इसके संबंध में, अंकेक्षक के संबंध में उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके तथा कार्य का बंटवारा भी इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए, जिससे वे अधिक से अधिक मन लगाकर अपना कार्य करें तथा अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। अंकेक्षण कार्यक्रम के जो लाभ हैं वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जिनमें से पहला है कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन। अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा अंकेक्षक अपने स्टाफ के जो सदस्य होते हैं उनमें प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार का कार्य देता है जिसके लिए वो अधिक से अधिक योग्य हो। इससे कर्मचारियों को भी कार्य करने में आसानी रहती है और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कर्मचारी जब उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार जब कार्य मिल जाता है तो संस्था के प्रति और अपने कार्य के प्रति अधिकाधिक रुचि लेकर मन लगाकर कार्य करते हैं, जिससे अच्छा कार्य होता है और जिससे अंकेक्षक को भी अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ प्राप्त होते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम का दूसरा लाभ है उत्तरदायित्व निश्चित करना। अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक कार्य के संबंध में किसी विशेष व्यक्ति को उत्तरदायी बना दिया जाता है, जिससे उस कार्य की भलाई या बुराई उसी के जिम्मे होती है। अतः वह व्यक्ति अधिक सावधानी से कार्य करता है, क्योंकि जब तक किसी कार्य के प्रति किसी की जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जाती है तो कोई भी व्यक्ति बिना जिम्मेदारी के सावधानीपूर्वक और ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर पाता है। तो जब अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है तो अंकेक्षक द्वारा प्रत्येक कर्मचारी का जो उसको कार्य दिया जाता है योग्यता अनुसार, उस कार्य के लिए उसे उत्तरदायित्व भी बनाया जाएगा। यदि उसने अपना कार्य समय पर नहीं किया और दिया गया कार्य जिस प्रकार उसे करना चाहिए था उस प्रकार नहीं किया है तो उस कार्य के लिए उसे जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा और उस कार्य के संबंध में जो भी अच्छाई होगी या जो भी उसके संबंध में बुराइयां होंगी उसके लिए वो संबंधित कर्मचारी ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण कार्यक्रम का तीसरा लाभ है अंकेक्षण की कार्य प्रगति। अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा किसी भी समय ये ज्ञात हो सकता है कि कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य बाकी है तथा उसे कितना समय और लगेगा उस कार्य को पूरा करने में। तो जब अंकेक्षण कार्यक्रम बना दिया जाता है तो ये पता लग जाता है कि जब कार्य हो रहा होता है तो कि अब तक अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार कितना कार्य पूरा हो चुका है और अभी कितना कार्य और शेष है जो किया जाना है तथा जो शेष बचा कार्य है वो कितने समय में पूरा किया जा सकेगा। तो ये सब अंकेक्षण कार्यक्रम से आसानी से पता लग जाएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम का चौथा लाभ है कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं। संस्था में जब अंकेक्षण कार्य किया जाता है तो अंकेक्षण के भी जो कार्य के जो कर्मचारी होते हैं वो भी कई कारणों से उनको संस्था छोड़नी पड़ती है और कई बार नए कर्मचारियों को भी लेना पड़ता है। यदि किसी कारण से वर्तमान कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को लगाकर अंकेक्षण कार्य करवाया जाए तो फिर नए व्यक्तियों को
उस कार्य को संभालने में बहुत कठिनाई होगी। अंकेक्षण कार्यक्रम के अभाव में ऐसा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। किंतु अब यह महत्वपूर्ण है, यदि अंकेक्षक ने अंकेक्षण कार्यक्रम पहले से ही बना रखा है, तो यदि कोई कर्मचारी अंकेक्षण कार्य को बीच में छोड़कर जाता है और उसके स्थान पर किसी दूसरे कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्त कर्मचारी को अंकेक्षण कार्यक्रम को देखकर वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसे इतनी असुविधा नहीं होगी जितनी कि बिना अंकेक्षण कार्यक्रम के होती। तो अंकेक्षण कार्यक्रम से संस्था के कर्मचारी छोड़कर जाने से और नए कर्मचारियों के भर्ती होने से अंकेक्षण के कार्य पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अंकेक्षण कार्यक्रम का पांचवा लाभ है कार्य में एक रूपता। भविष्य में यदि संस्था का अंकेक्षण फिर करना पड़े तो पुराना अंकेक्षण कार्यक्रम देखकर नया अंकेक्षण कार्यक्रम आसानी से बनाया जा सकता है और दोनों ही कार्यों में एक रूपता कायम रखी जा सकती है। अंकेक्षण को कई बार उन्हीं संस्थाओं का बार बार अंकेक्षण करने का अवसर मिलता है। तो जब अंकेक्षक द्वारा अपने अंकेक्षण कार्य को यदि रूपरेखा बनाई जाती है, अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है, तो वो अपने द्वारा ही किए गए पिछले अंकेक्षण कार्यक्रम को देख करके जो उसके द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा उसका कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है, जिससे पिछले अंकेक्षण कार्यक्रम और वर्तमान जो अंकेक्षण कार्यक्रम है उसमें एक रूपता बनी रह सकती है। अंकेक्षण कार्यक्रम का छठा लाभ है न्यायालय में रक्षा। यदि भविष्य में अंकेक्षक के विरुद्ध न्यायालय में लापरवाही का अभियोग चलाया जाता है तो अंकेक्षक अपनी रक्षा में अंकेक्षण का जो कार्यक्रम है उसको प्रमाण के रूप में पेश कर सकता है। कई बार संस्था के मालिकों और अंकेक्षक के बीच विवाद हो जाता है। संस्था के मालिक कई बार अंकेक्षक के विरुद्ध लापरवाही का अभियोग लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक ने यदि अंकेक्षण कार्यक्रम पहले से बना रखा है तो न्यायालय में अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रस्तुत करके और अपने विरुद्ध लगाए गए जो लापरवाही के अभियोग हैं उनके विरुद्ध वो प्रमाण स्वरूप अपने अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकता है। अंकेक्षण कार्यक्रम का छठा लाभ है संपूर्ण जांच। लेखों के परीक्षण का कार्यक्रम पहले बना लेने से भविष्य में कार्य करते समय किसी भाग के बिना जांच के छूटने का भय नहीं रहता है, क्योंकि अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्यक्रम पहले से ही बना लिया है। उसने ये तय कर लिया है कि उसे कितना कार्य करना है, कितने समय में करना है, किस प्रकार से करना है। तो बीच बीच में अंकेक्षक उसको देख सकता है कि जो उसने कार्यक्रम बनाया है उसके अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इससे यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उस कार्य के संबंध में भी वो आवश्यक निर्देश दे सकता है, जिससे किसी भी प्रकार के कार्य की छूटने की संभावना नहीं होती है। आठवां लाभ है अंकेक्षण कार्यक्रम का समय की बचत। योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने पर आगे बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती और प्रयोग एवं भूल के द्वारा समय की बर्बादी भी नहीं होती है। जब अंकेक्षण कार्यक्रम बना लिया जाता है तो फिर कार्य को भी योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ता है, जिससे बार बार किसी प्रकार की गलतियां नहीं होंगी और समय भी बर्बाद नहीं होगा। नौवां अंकेक्षण कार्यक्रम का नौवां लाभ है पुनर्निरीक्षण की सुविधा। अंकेक्षण कार्यक्रम की सहायता से कर्मचारियों द्वारा किए गए अंकेक्षण कार्य का अंकेक्षक द्वारा आसानी से पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि उसने पहले से अपना अंकेक्षण कार्यक्रम बना रखा है। तो ये जांच कर सकता है कि उसके द्वारा बनाए गए अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार, उसकी रूपरेखा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार कार्य कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। इसकी अंकेक्षक जो है पुनर्जांच भी कर सकता है, पुनर्निरीक्षण कर सकता है। और अंकेक्षण कार्यक्रम का 10वां लाभ है अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन। अंकेक्षण कार्यक्रम ये विश्वास दिलाता है कि अंकेक्षण कार्य में अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन किया गया है। जब अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्यक्रम बना लिया जाता है तो वो कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देता है तथा इसके संबंध में जो आवश्यक सिद्धांत हैं,
नियम हैं उनके बारे में भी उनको पहले से बता देता है, जिससे अंकेक्षण के संबंध में आवश्यक सिद्धांतों और नियमों का पालन भी संभव हो पाता है। तो इस प्रकार ये अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ थे और इसलिए इन लाभों को देखते हुए अंकेक्षक को अपना अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले विस्तृत रूप में अंकेक्षण की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, अंकेक्षण कार्यक्रम को बना लेना चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग उसे कर लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम से हानियां। यद्यपि अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षण कार्य की एक प्रभावी योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने के अनेक लाभ होते हैं। फिर भी अंकेक्षण कार्यक्रम से कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे कि कार्य का पूर्व निर्धारण कर दिए जाने के कारण कार्य एक प्रकार से यंत्रवत हो जाता है, मशीन की तरह चलता रहता है। उसमें उसे पहले से जब कार्यक्रम तय किया जाता है तो फिर कार्य को उस तय कार्यक्रम के अनुसार ही करना पड़ता है, जिससे स्वतंत्रता की समाप्ति होती है और स्वतंत्र निर्णयों का सर्वथा अभाव रहता है तथा नए नए जो रचनात्मक चिंतन हैं वो भी संभव नहीं हो पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण कार्यक्रम की कुछ हानियां हैं जिनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अंकेक्षण कार्यक्रम की जो हानियां हैं उनमें पहला है कार्य का यंत्रवत होना। अंकेक्षण कार्यक्रम बना लेने से अंकेक्षण का जो कार्य है वो एक प्रकार से यंत्रवत हो जाता है और व्यवसाय में यदि अंकेक्षण कार्य के दौरान विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जावें तो उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे कार्य में नीरसता भी आती रहती है, कार्य एक प्रकार से मशीनी प्रकार से चलता है। दूसरी जो हानि है वह है स्वतंत्र निर्णय लेने के प्रोत्साहन का अभाव। अंकेक्षक का जो स्टाफ होता है वो स्टाफ उसी मार्ग का अनुसरण करता है जो अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा निर्धारित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में भी उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जबकि किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन मिलना जरूरी होता है। और तीसरी जो हानि अंकेक्षण कार्यक्रम की वो है रचनात्मक चिंतन का अभाव। अंकेक्षक के स्टाफ को अंकेक्षण करते समय अपने तरीके में सुधार करने के, रचनात्मक चिंतन करने के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है। स्टाफ पूर्व निर्धारित मार्ग की कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें तो पहले से जो मार्ग बता दिया जाता है अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा, तो अंकेक्षक के जो कर्मचारी होते हैं उसी मार्ग पर चलते हैं, उसी के अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं। उसमें किसी प्रकार के नए कार्य को नहीं जोड़ पाते हैं, जिससे उनकी कमजोरियों का पता भी नहीं चल पाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम की चौथी हानि है नैतिक प्रभाव में कमी। इस संबंध में कह सकते हैं, हो सकता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम व्यवसाय के कर्मचारियों को ज्ञात हो जाए और उन्हें अंकेक्षण की सीमाओं का पता चल जाए। यदि ऐसा हुआ तो अंकेक्षण द्वारा उन पर होने वाले नैतिक प्रभाव में कमी हो जाएगी। जो संस्था के कर्मचारी हैं, यदि उन्हें इस बात का पता चल जाए कि किन किन कार्यों का अंकेक्षण किया जाना है और कितना किया जाना है, तो स्वाभाविक है उनमें नैतिक प्रभाव में कमी आएगी। और छठा अंकेक्षण कार्यक्रम की हानि छठे है पांचवी हानि है छल कपट का कम प्रकट होना। जब यंत्रवत कार्य होता है तो केवल साधारण छल कपट ही प्रकट हो सकते हैं। चतुराई से किए गए और योजनाबद्ध ढंग से किए गए कपट, छल आदि छिपे ही रह जाते हैं, क्योंकि कार्य तो एक तरह से यंत्रवत होता रहता है। नए कार्य को नहीं प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिसके कारण छल कपट कम प्रकट होते हैं और छिपे रह सकते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम की छठी हानि है अयोग्यताएं प्रकट न होना। लिखित अंकेक्षण कार्यक्रम से अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी ये अर्थ लगाएंगे कि ये उनके कार्य की अधिकतम सीमा है और आवश्यकता पड़ने पर भी इससे अधिक कार्य करना नहीं चाहेंगे। अंकेक्षण कार्यक्रम जब बना लिया जाता है तो प्रत्येक कर्मचारी का कार्य निर्धारित कर दिया जाता है, उसे कितना कार्य करना है, कितने समय में करना है, किस प्रकार करना है। तो कर्मचारी इतना ही कार्य करता है जितना पहले से निश्चित कर दिया जाता है। वो किसी भी परिस्थिति में अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता है, जिससे उसकी योग्यताएं प्रकट नहीं हो पाती हैं और उसकी अयोग्यताएं
भी छिपी हुई रह जाती हैं। और अंकेक्षण कार्यक्रम का जो 7वां दोष है या हानि है वो है न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध प्रयुक्त होना। यदि अंकेक्षक के विरुद्ध लापरवाही कर्तव्य भंग का अभियोग चलता है तो उसी के द्वारा बनाया गया अंकेक्षण कार्यक्रम उसके विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षण कार्यक्रम न्यायालय में यदि कोई अभियोग चलता है लापरवाही का तो उसकी रक्षा भी करता है और कभी कभी उसके विरुद्ध भी प्रयुक्त किया जा सकता है कि उसने जो अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया था यदि उसके अनुसार कार्य उसने नहीं किया है तो फिर उसके विरुद्ध न्यायालय में अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ और अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियों पर विस्तार से चर्चा की। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।